हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। साइकेट्री की कंप्लीट सीरीज़ में आज का अपना टॉपिक है सेक्सुअल डिसऑर्डर। ये आपके एकेडमिक्स में 5 नंबर में या फिर कभी 8 नंबर में 7 नंबर में इस टॉपिक पे क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। और ये आपका टॉपिक ख़त्म होने के बाद ये जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं आपके साइकेट्रिक में, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है साइकेट्रिक की। तो उसमें अगर आप पूरी साइकेट्रिक पढ़ना चाहते हैं तो आराम से प्लेलिस्ट में जाके एक एक टॉपिक सर्च कर सकते हैं। पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है और सारा जो कंटेंट मैं बनाती हूँ वो इनकेलेक्स बुक से बनाती हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेक्सुअल डिसऑर्डर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है वो हम साइकेट्रिक में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। ठीक है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। सोसाइटी में जो भी लोगों में इस तरीके के मतलब सेक्सुअल डिसऑर्डर डेवलप होते हैं वो मानसिक तौर से बीमार होते हैं। तो इसलिए हम इस डिसऑर्डर को किस में पढ़ रहे हैं? साइकेट्रिक में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सेक्सुअल डिसऑर्डर होते क्या हैं। तो इसमें एक सेकेंड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें देखो, टुडे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड एबनॉर्मल ओनली इफ़ दे आर डायरेक्टेड टुवार्ड्स एनीवन और एनीथिंग्स अदर देन कंसेंटिंग अडल्ट्स और आर परफॉर्म्ड अंडर अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। इसमें क्या बताया है इन्होंने कि सेक्सुअल डिसऑर्डर सिर्फ उन एक्टिविटीज़ को सेक्सुअल डिसऑर्डर में एक तरीके से शामिल किया गया है जो कैसे रहते हैं कि जो एक किसी भी तरीके की हो, किसी के भी लिए हो, विदाउट कंसेंट हो, चाहे वो अडल्ट हो। ठीक है, विदाउट कंसेंट अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रहा है किसी के साथ तो उसको डिसऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। अगर लगातार कोई पर्सन ऐसे ही करता है तो इसका जो डायग्नोसिस का क्राइटेरिया रहता है वो 6 मंथ का होता है कि किसी के अंदर एबनॉर्मेलिटी देखी जाती है लगातार 6 मंथ तक, तो उसको सेक्सुअल डिसऑर्डर डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, तो एक तो रहता है विदाउट कंसेंटिंग, ठीक है, परफॉर्म्ड, और अनयूजुअल सर्कमटेंसेस। अनयूजुअल सर्कमटेंसेस का मतलब एक सीधा सा एग्जांपल समझिए कि जैसे एक अनयूजुअल प्लेसेस है, पब्लिक प्लेस है या फिर कोई ऐसा प्लेस कि जहाँ पे कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कंडक्ट की ही नहीं जा सकती है। तो इस तरीके की जो मानसिकता एक तरीके से बनती है जो किसी भी पर्सन्स के अंदर, तो वो एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए, सेक्सुअल नीड आर बेसिक ह्यूमन नीड्स। वैसे तो जो सेक्सुअल नीड है वो बेसिक ह्यूमन नीड्स में शामिल किया गया है। आपने पढ़ा होगा मास्लोज की थ्योरी हायरार्की में, तो उसमें बेसिक नीड्स में हम पढ़ते हैं कि जो आपका इन्वायरमेंट है, जैसे कि आपका बेसिक नीड होता है फिजिकल के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आ जाएगी आपका। ठीक है, रेसिडेंशियल हो जाता है, और आपका खाना पीना, ये सब क्या होता है? बेसिक नीड्स होती हैं, जिसमें हम बोलते हैं कपड़ा रोटी मकान, इस तरीके से। तो वैसे ही अगर साइकोलॉजी के तौर पे देखा जाए तो उसमें सेक्सुअल नीड भी एक बेसिक नीड होती है ह्यूमंस की। ये हो गया। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करें इसमें, तो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में सेक्सुअल डिसऑर्डर आर कंडीशंस इन विच ए पर्सन हैज़ डिफिकल्टी ड्यूरिंग एनी फेज ऑफ द सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल। यानी कि एक जो पूरा इंटरकोर्स साइकिल होती है टोटल जितना भी, तो उसके दौरान किसी भी तरीके की कोई भी डिफिकल्टी एक पर्सन के अंदर देखी जाए किसी भी फेज में, तो उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकता है उस पर्सन को, इस वजह से ये दिख रहा है उसमें। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे इसमें कि टाइप्स क्या होते हैं। तो मेनली जो सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं वो मेजर 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। इनको बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि अलग से भी पूछ लेते हैं, कभी 2 नंबर में 3 नंबर में जो एग्जाम्स रहते हैं एकेडमिक के उसमें पूछ लेते हैं। और कंपटीशन के तौर पे भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से जैसे आपका कुछ टर्मिनोलॉजी होती है तो 1 लाइन में कभी कभी टर्मिनोलॉजी पूछ लेते हैं। एम्स भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं नर्सिंग के उनमें भी क्वेश्चन बन जाते हैं इस टॉपिक से। इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर। इसमें मेनली हमने बताया आपको कि 3 टाइप्स के रहते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका जो रहेगा वो रहेगा पैराफिलियाज। ठीक है, तो हम इसमें डिटेल में पढ़ाएंगे किसके अंदर किस टाइप के डिसऑर्डर आते हैं। तो जो पहला टाइप है वो है पैराफिलियाज, दूसरा है आपका सेक्सुअल डिसफंक्शंस, और तीसरा जो टाइप है डिसऑर्डर का वो है जेंडर डिस्फोरिया या फिर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अब इनके 2 नाम इसलिए लिखे हैं, पहले इसको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ही बोलते थे लेकिन इसको हटा के अभी जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं इसको मोस्ट ऑफ। तो ये मेनली इसके कितने टाइप हैं? ये 3 टाइप हो गए आपके, पैराफीलिया, सेक्सुअल डिसफंक्शंस और जेंडर डिस्फोरिया। अब हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इसमें पैराफीलियाज क्या होते हैं, यानी कि पैराफीलियाज के अंदर किस टाइप के डिसऑर्डर आते हैं, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, सेक्सुअल अर्ज
or fantasies towards non-human objects or inflictions of pain to self, partner, children or non-consenting person. So पैराफीलियाज, देखो पैरा का मतलब ही होता है एबनॉर्मल, ठीक है, कहीं भी पैरा वर्ड लग जाए तो वो नॉर्मल से बियॉन्ड चीज़ें हो जाती हैं. सो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें देखेंगे वो बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशंस होंगी. सो इसमें हमने क्या पढ़ा कि कोई भी पर्सन है जिसको अर्ज होती है, या फिर फैंटेसी का मतलब होता है कि वो ख्यालों में लेटे लेटे सोचता रहे कोई भी चीज़, तो उसी को फैंटेसी कहते हैं. किसके प्रति? टुवार्ड्स नॉन ह्यूमन. नॉन ह्यूमन का मतलब कि इंसान को छोड़ के कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं. सो इसमें क्या है कि ए पर्सन हैविंग सेक्शुअल एक्ट विद अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, तो उसी को पैराफीलिया बोलते हैं. जिसमें आपका शामिल हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पेन फील करे तभी उसको सेटिस्फाइड हो, या फिर खुद के लिए, या फिर पार्टनर के लिए, या फिर बच्चों में, वो भी पैराफीलिया में आएगा. या फिर नॉन कंसेंटिंग पर्सन रहते हैं जो कि एक तरीके से रेप की कंडीशन में भी आ सकते हैं, जो नॉन कंसेंटिंग रहते हैं. सो सबसे फर्स्ट इसके एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं पैराफीलिया के. हम इनको टाइप, अगर बाई चांस तुम्हारे एग्जाम में पूछे कि पैराफीलिया के टाइप क्या हैं, तब भी यही आंसर आएंगे आपके सारे, जो मैंने ये ग्रीन में हेडिंग से लिख रखी हैं. या फिर पैराफीलिया के एग्जांपल्स लिखना चाहो तब भी यही सारे आएंगे. सो सबसे फर्स्ट हम इसमें, मैंने टाइप और एग्जांपल दोनों ही लिखा है. सो फर्स्ट हेडिंग देखते हैं एग्जीबिशन. तो एग्जीबिशन वर्ड से मतलब समझ में आ रहा होगा कि शो करना, किसी भी चीज़ को. एग्जीबिशन होता है जैसे पेंटिंग वगैरह का लोग बनाते हैं तो एग्जीबिशन करते हैं, तो इस वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि शो करना. तो देखो एग्जीबिशन किस तरीके की कंडीशंस होती है. सो इसमें देखते हैं सेक्सुअल प्लेजर बाई एक्सपोजिंग द जेनाइटल्स टू स्ट्रेंजर. सो इसमें पर्सन्स क्या करता है, इसमें पर्सन क्या करते हैं कि अपने जो सेक्सुअल जेनाइटल्स होते हैं वो एक्सपोजिंग करते हैं. किधर? किसी स्ट्रेंजर पर्सन की तरफ. वो इतने कॉन्शियस होते हैं कि नॉन पर्सन की तरफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, तो उनको एग्जीबिशन कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन जो है वो है वॉयरिज्म. वॉयरिज्म में क्या करता है पर्सन? सेक्सुअल प्लेजर बाय वाचिंग सेक्सुअल एक्ट ऑफ अदर्स. यानी कि जो अदर पर्सन्स हैं वो अगर सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं तो वो देख के सेक्सुअल प्लेजर ही महसूस करते हैं. और ऐसा उन पर्सन्स में लगभग 6 मंथ तक मिलता है कंटिन्यू. और उन पर्सन्स को बहुत ज़्यादा अर्ज होती है तो उसको डिसऑर्डर डायग्नोज कर दिया जाता है. ठीक है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं पीडोफीलिया. पीडो से मतलब समझ में आ रहा है रिलेटेड टू चाइल्ड. सो पीडोफीलिया एक काफ़ी बोले तो हीनस कंडीशन हो जाती है. एक पर्सन के अंदर अगर डेवलप हो जाती है तो वो एक क्राइम की तरह भी देख लिया जाता है. अगर उसमें एबनॉर्मेलिटी, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स डेवलप डायग्नोस हो जाएं तो थोड़ा सा रहम हो सकता है, नहीं तो ये एक उस कंडीशन में चला जाता है पर्सन्स. सो पीडोफीलिया में देखो अट्रैक्शन टू चिल्ड्रन, यानी कि ये पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो चाइल्ड के साथ ही इंटरकोर्स में. ठीक है. और अट्रैक्शन सो एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट. तो ये क्या करते हैं पीडोफीलिया वाले जो पर्सन्स होते हैं कि सिर्फ चिल्ड्रन को ही ये उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन्हीं के साथ सेटिस्फाइड होते हैं. सो एक्टिंग ऑन इम्पल्सिस रिजल्टिंग इन चाइल्ड एब्यूज. सो इसमें देखो क्या करते हैं, ये अपने जब इम्पल्स को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो वो क्या रिजल्ट करेगा? चाइल्ड एब्यूज. और इसी को चाइल्ड एब्यूज कहते हैं, तो इसको बोलेंगे पीडोफीलिया. नेक्स्ट है फेटिसिज्म. फेटिसिज्म में क्या होता है? सेक्सुअल प्लेजर विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक शूज, क्लॉथ्स. इनकी जगह कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो कि नॉन लिविंग हैं. तो किसी भी पर्सन को कंटिन्यूअस सिर्फ इसी के साथ सेक्सुअल प्लेजर सबसे ज़्यादा मिल रही है बजाय एक ह्यूमन बीइंग के साथ. यानी कि ह्यूमन बीइंग के साथ उसको इतना प्लेजर नहीं फील होता है जितना कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेटिसिज्म बोलेंगे. नेक्स्ट कंडीशन देखो सेक्सुअल सैडिज्म. सेक्सुअल सैडिज्म काफ़ी कंडीशन एक फैटल भी हो जाती है, जो सीवियर लोग हो जाते हैं उनमें. तो सेक्सुअल सैडिज्म में देखो सेक्सुअल प्लेजर थ्रू क्रूएलिटी या फिर हर्टिंग टू अदर्स, चाइल्ड, ओल्डर, मतलब कोई भी हो सकता है. तो इसमें क्या है, ये मैंने 2 बार लिख दिया. सेक्सुअल सैडिज्म में क्या होगा कि एक पर्सन को सेक्सुअल एक्ट में सिर्फ तभी सेटिस्फाइड हो सकता है जब वो क्रूअल एक्ट के साथ किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे या फिर दूसरे पर्सन को हर्ट करे. ठीक है. या उसका पार्टनर हो या जिसके भी साथ वो कर रहा हो, तो तभी इस तरीके की कंडीशन अगर किसी भी पर्सन में डेवलप हो चुकी है और वो हर बार वही चीज़ कर रहा है और कंटिन्यू है उसमें, तो उस कंडीशन को सेक्सुअल सैडिज्म बोल देते हैं. नेक्स्ट कंडीशन इसमें देखिए सेक्सुअल मेसोकाइज्म. सो सेक्सुअल मेसोकाइज्म क्या होता है? सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम सेल्फ सफरिंग. यानी कि सेक्सुअल सैडिज्म में क्या था कि वो अपने साथ वाले पार्टनर को क्रूएल्टी से हर्ट कर रहा था. और मेसोकाइज्म में क्या है कि उसको खुद को सफ़र कराता है. वो खुद को जब तक पेन फील ना हो दे इज नॉट गेटिंग सेटिस्फैक्शन. ठीक है. सो वो कंडीशन आप कहेंगे सेक्सुअल मेसोकाइज्म.
सो ये आपका जो पैराफीलिया वाली कंडीशंस थी वो कंप्लीट हो गई। तो पैराफीलियाज के अंदर ये सारी कंडीशंस आएंगी, एग्जिबिशन, बॉयरिज्म, पीडोफीलिया, फेटिसिज्म, सेक्सुअल सैडिज्म, ठीक है, ये सारी कंडीशंस इसी के अंदर आएंगी, सेक्सुअल मैसोकाइज्म। अब हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ ली है, इसमें जो 3 टाइप बताए थे, एक बताया था हमने पैराफीलिया, दूसरा बताया था हमने सेक्सुअल डिसफंक्शन। सो सेकेंड वाली कंडीशंस हम देखेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शंस के अंदर क्या कंडीशंस आएंगी। सो सेक्सुअल डिसफंक्शंस में देखिए इनहिबिशन का मतलब होता है रुकावट, एक तरीके से रुक जाना। इनहिबिशन और इंटरफेरेंस विद डिजायर, एक्साइटमेंट, ऑर्गेनिज्म, ईसीटी में, यानी कि जो एक सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल होती है, तो एक पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इन सारे फेजेस से गुजरता है। तो इन फेजेस में किसी भी फेज में अगर उसका इंटरफेरेंस हो रहा है या फिर इनहिबिशन हो रहा है, तो उस कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल डिसफंक्शन बोलेंगे। सो इसमें देखो इट इज कैन बी बाय बर्थ और एक्वायर्ड, ये बाय बर्थ भी हो सकता है किसी पर्सन में और एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक्वायर्ड का मतलब कि आफ्टर मतलब कुछ कंडीशंस उसके लाइफ में ऐसे हुए कि उसको सेक्सुअल जो भी चीज़ें रहती हैं उनसे बिल्कुल भी वो डेविएटेड हो गया, उसको वो सारी चीज़ सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, या फिर उनके लिए डिज़ायर खत्म हो गई उसके अंदर, तो उसको एक्वायर्ड कंडीशन बोलेंगे। सो इसमें क्या है, इट इज़ कैन बी बाय बर्थ एक्वायर्ड हो सकती हैं। फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन नॉर्मल सेक्सुअल रिस्पॉन्स। तो देखो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सेक्सुअल डिसफंक्शंस में। नंबर फर्स्ट है डिज़ायर डिसऑर्डर। सो डिज़ायर डिसऑर्डर में 2 चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपको, लो सेक्सुअल डिज़ायर, या तो बिल्कुल भी उसको सेक्सुअल डिज़ायर बहुत कम होगी, या फिर क्या होगा, सेक्सुअल अवर्जन डिसऑर्डर एक बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फियर और अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। यहाँ पे पर्सन क्या करता है, या तो उसको डर होता है एक्टिविटी से, या वो बिल्कुल अवॉइड करता है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, या फिर उसका कोई बर्थ यानी कि बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है कि उसके साथ कोई ऐसी घटना हो गई हो रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्ट कि उससे वो डरता हो, ठीक है, ट्रॉमा हो उसके अंदर, तो वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं एक पर्सन में। सो ये डिजायर डिसऑर्डर हो गया। नेक्स्ट है अराउजल डिसऑर्डर। इसमें क्या हो सकता है, अगर मेल है तो उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो जाएंगे, अगर फीमेल है तो लैक ऑफ वजाइनल लुब्रिकेशन और अराउजल्स, उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बिल्कुल अराउजल्स नहीं आएंगे या फिर वजाइनल लुब्रिकेशंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म डिसऑर्डर। ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, डिले और अब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, या तो बहुत डिले होगा या बिल्कुल अब्सेंस ही होगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है अगर मेल है तो मेल में क्या होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है मेल में, सो उसको हम ऑर्गेनिज्म डिसऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल पेन डिसऑर्डर। सो सेक्सुअल पेन डिसऑर्डर में आपकी 2 कंडीशन यहाँ पे बताई गई हैं। एक होता है डिस्पेरियूनिया, जिसको हम बोलते हैं पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो ये फीमेल्स में मोस्ट कॉमन देखा जाता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वो पेन फील करती हैं और सीवियर पेन फील करेंगी, तब हम उसको डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं। नेक्स्ट है वेजिनिज्मस। इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री वजाइनल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। सो इनवॉलेंट्री का मतलब है कि ऐसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वजाइना में जो इनवॉलेंट्री हो रहे हैं, मतलब कंट्रोल में नहीं है, और वो इतने सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं कि एक फीमेल को उसमें पेन फील होता है, ठीक है, और वो ऑटोमेटिक होते हैं। तो ये 2 कंडीशंस हो गई। सो ये हमने पढ़ लिए हैं आपके किसमें, सेक्सुअल डिसफंक्शंस के अंदर ये कंडीशंस थी, डिजायर डिसऑर्डर, अराउजल्स, ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल पेन, ठीक है। अब आप आ जाओ जेंडर डिस्फोरिया या फिर जेंडर आइडेंटिटी, जो आपका 3rd टाइप था सेक्सुअल डिसऑर्डर में। सो जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे, और इसके आजकल आपको YouTube पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो बहुत पर्सन्स होते हैं वो अपना जेंडर चेंज कराते हैं, यानी कि अगर वो फीमेल हैं तो मेल बन जाते हैं, मेल हैं तो फीमेल बन जाते हैं। वो ऐसे ही नहीं बन जाते हैं या कोई शौक की वजह से नहीं बनता है, उनके अंदर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल अनकंफर्टेबल होता है खुद के जेंडर को लेके, तब जाके वो अपने जेंडर को चेंज कराते हैं, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते जो उनको ओरिजिनल जेंडर मिला हुआ है। उनका साइकोलॉजी ऐसा हो जाता है, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है, ठीक है। सो जेंडर डिस्फोरिया में देखते हैं, या फिर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इसमें देखो डिस्ट्रेस ड्यू टू मिसमैच बिटवीन बायोलॉजिकल सेक्स एंड जेंडर आइडेंटिटी। ये लाइन देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रेस का मतलब एक पर्सन को हमेशा डिस्ट्रेस होगा और मिसमैच फील करेगा वो अपनी खुद की बायोलॉजी जो अंदर की है वो, और उसका जो सेक्स यानी कि जो सेक्सुअलिटी है वो, और जेंडर, इन चीज़ों में वो हमेशा मिसमैच फील करेगा। यानी कि एक अगर फीमेल है तो वो बाहर से तो फीमेल बॉडी है उसकी, लेकिन अंदर से उसमें सारी चीज़ें मेल वाली होंगी। वो अपने आप को एज ए मेल फील करता होगा और एज ए मेल ही देखना चाहता है, ठीक है, देखना चाहती है, तो वो होता है जेंडर डिस्फोरिया या फिर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। सो इसमें देखो मोस्ट चिल्ड्रन आर फर्मली कमिटेड टू जेंडर रोल एक्सपेक्टेशंस एज अर्ली 18 मंथ्स। सो इस लाइन पे अंडरलाइन कर लो और ये क्वेश्चंस बन सकता है आपका
कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। सो अगर किसी भी पर्सन में जेंडर डिस्फोरिया या फिर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है तो वो पर्सन 18 मंथ का जब होगा, यानी कि सिर्फ 1.5 साल का, तभी से वो ये चीज़ फील करने लगेगा और फर्मनली, एकदम बहुत फर्मनली, बिल्कुल एकदम क्लियर कमिटेड कर देगा वो अपने जेंडर के बारे में कि मेरे अंदर, मतलब वो फील करने लगेंगे कि मुझे अगर लड़के के कपड़े पहनाए जा रहे हैं तो वो उसको अच्छे नहीं लगेंगे। उसको जो छोटी छोटी लड़कियां 1.5 साल की फ्रॉक पहन के घूमती होंगी तो बेशक वो लड़का है लेकिन वो वही कपड़ा बियर करना चाहेगा। तो ऐसी चीज़ हो जाती है और सिम्टम्स 18 मंथ से ही दिखना शुरू हो जाते हैं अगर किसी में ये बाय बर्थ है। जेंडर डिस्फोरिया बाय बर्थ ही होता है मोस्ट ऑफ, ठीक है। सो इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं जेंडर डिस्फोरिया के। ए पर्सन असाइंड मेल एट बर्थ फील्स फीमेल इंटरनली, यानी कि पैदा तो एक मेल हुआ है वो, यानी कि लड़का हुआ है बाय बर्थ, लेकिन वो फील क्या कर रहा है इंटरनली फीमेल, कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे लड़कियों के ही कपड़े पहनना अच्छा लगता है, लड़कियों के जैसा ही सजना संवरना अच्छा लगता है। तो वो पर्सन्स क्या करते हैं, क्रॉस ड्रेसिंग करेंगे। अगर वो लड़की हैं तो लड़के के कपड़े पहनेंगे, लड़के हैं तो लड़कियों के कपड़े पहनेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस फॉर क्रॉस सेक्स रोल, वो हमेशा कौन से रोल अदा करना चाहेंगे, अपोजिट जेंडर के, जो उनका जेंडर नहीं है। सो इस डिसऑर्डर को हम कहेंगे जेंडर डिस्फोरिया। अब यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा आगे जाके, थोड़ा सा इसका अब वो देख लो ट्रीटमेंट क्या होता है। जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सो इसमें देखिए, मॉनिटर्ड फॉर चाइल्ड एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम टू क्लियर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब देखो, अगर किसी भी पर्सन को जेंडर डिसऑर्डर है या जेंडर डिस्फोरिया है तो एकदम से हम उसको डायग्नोस नहीं कर देंगे कि उसको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। उसके लिए क्या लगेगा, डॉक्टर्स को काफ़ी एक्सटेंडेड टाइम तक उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो क्लियर डायग्नोसिस बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें एंटी डिप्रेसेंट क्यों दी जाती हैं, क्योंकि एक पर्सन अब उसको जो बाय बर्थ जेंडर मिला है उसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, तो वो मेंटली सेटिस्फाइड नहीं रहेगा और वो हमेशा परेशान रहेगा और डिप्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। भले ही वो 20 साल का हो जाए, 25 का, वो डिप्रेशन की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले इस पर्सन को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी दी जाती हैं। नेक्स्ट जो इसका ट्रीटमेंट है वो है सर्जिकल सेक्स रीअसाइनमेंट एंड हार्मोनल थेरेपी, यानी कि उसका जेंडर चेंज कर दो सर्जरी के थ्रू और हार्मोनल थेरेपी पे दो, जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि बहुत लोग अपना जेंडर चेंज कराते हैं आज की दुनिया में, तो और उनको ये चीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं तभी कराते हैं। नहीं तो जो एक सेटिस्फाइड पर्सन है वो कभी भी ये चाहेगा कि मैं लड़की हूँ तो लड़का बन जाऊँ या लड़का हूँ तो लड़की, नहीं हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। एक अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि जेंडर डिस्फोरिया तो होता है कि वो अपनी आपकी बॉडी को अपोजिट फील करते हैं, ठीक है, दूसरा जेंडर समझते हैं कि मुझे वो वैसे ही रहना पसंद है, लड़का है तो लड़की जैसे। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे देखो, जेंडर डिस्फोरिया जो मैंने अभी बता दिया है आपको, पर्सन फील्स माई बॉडी इज नॉट इनटू राइट जेंडर, ठीक है, और ये एबनॉर्मल कंडीशन बोलते हैं, ये एक डिसऑर्डर है और इसको एबनॉर्मल कंडीशन बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आप सुनेंगे, गे होना या फिर लेस्बियन होना, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। यानी कि उन कोई भी पर्सन्स अगर गे है या लेस्बियन है तो उसको किस टाइप के, किस अपने ही सेम जेंडर के साथ ग्रेटिफिकेशंस मिलता है सेक्सुअल एक्ट में या सेक्सुअल इंटरकोर्स में। तो इस चीज़ को जो साइंस है वो नॉर्मल कंडीशंस बताती है और इसको डिसऑर्डर नहीं कहा जाता है, ये नॉर्मल कंडीशंस होती है। सो गे या लेस्बियन में क्या होता है, सेक्सुअल प्लेजर विद सेम जेंडर, इट इज़ नॉर्मल कंडीशन, इट इज जस्ट सेक्सुअल ओरिएंटेशंस। सो ये चीज़ फ़र्क रखना है, कभी भी सेक्सुअल डिसऑर्डर पढ़ो तो जेंडर डिस्फोरिया एक अलग कंडीशंस है और गे एंड लेस्बियन होना एक अलग कंडीशंस है। गे होता है मेल टू मेल और लेस्बियन होता है फीमेल टू फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं जो कि हम इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा हमें इसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। एज ए नर्स हमको पता होना चाहिए कि किस टाइप का डिसऑर्डर है तो किस टाइप का हमें एडवाइस करें, पेशेंट को किस तरीके से उसकी केयर करें। हाँ, और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जेंडर डिस्फोरिया का तो मैंने ट्रीटमेंट यहाँ बता दिया है ऑलरेडी। ऊपर के जो थे आपके सेक्सुअल डिस्फंक्शंस और आपका पैराफीलिया वगैरह, तो उसमें तो कुछ मेडिसिन दी जाती हैं और थेरेपीज़ दी जाती हैं, ठीक है। बिहेवियरल थेरेपी मोस्ट कॉमन देते हैं पैराफीलिया वाले में, तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है उन दोनों कंडीशंस का, और जेंडर डिस्फोरिया का अलग हो जाता है। सो इसमें हम कुछ नर्सिंग केयर देखेंगे, जो मेजर पॉइंट मैंने यहाँ पे उठाए हैं, सारे अलग अलग नहीं उठाए हैं। तो इसमें हम कुछ जनरल नर्सिंग केयर देखेंगे जो क्लाइंट सेक्सुअल डिसऑर्डर के साथ सफ़र कर रहे होते हैं। सो इसमें देखो, नंबर फर्स्ट क्या हम देखेंगे करेंगे, एक्सेप्ट इंडिविजुअल एज ए पर्सन इन इमोशनल पेन। हम सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करेंगे कि वो एक पर्सन सफ़र कर रहा है विद
हर और हिम इमोशंस, है ना, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं पर्सन्स। अगर मान लो जेंडर डिस्फोरिया का है तो वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा जब तक उसका जेंडर चेंज नहीं हो जाएगा, जब तक सोसाइटी उसको अगर लड़का है लड़की के कपड़ों में एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इतना ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह क्यों होता है? अगर कोई लड़का लड़की के जैसे बन के घूमे तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, है ना। तो इसी चीज़ का मेंटल प्रेशर होता है इन पर्सन्स पे, तभी वो एक डिप्रेशन की तरफ जाते हैं और सीवियर होते जाते हैं, है ना। तो वो चीज़, तो सबसे पहले एज ए नर्स हमको समझना चाहिए कि वो एक डिसऑर्डर है, यानी कि एक बीमारी है। कोई भी पर्सन जानबूझ के नहीं कर रहा होता है ऐसी चीज़ें, तो उसको एज ए इमोशनल पेन हम समझेंगे कि वो पर्सन एक इमोशनल सफरिंग में है। नेक्स्ट है क्रिएट ए सेफ नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट दैट परमिट ओपन कम्युनिकेशन। एज ए नर्स अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो जो सेक्शुअल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं पेशेंट, तो उनको नॉन जजमेंटल का मतलब है कि पर्सन कुछ भी अपने बारे में बता रहा है, आपको अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा राय उस पर नहीं थोपनी है और अपना जजमेंट पास नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि आप पेशेंट का सुनोगे ज़्यादा तो वो ओपन कम्युनिकेशंस करेगा अपनी, और अपने अंदर की एकदम एक्चुअल फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करेगा। तो ये यहाँ पे बेनिफिट्स होता है, और हम उसकी अच्छे से हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है वो चीज़ हम अच्छे से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट का। नेक्स्ट हम देखेंगे बिगिन विद लेस सेंसिटिव टॉपिक टू ग्रेजुअली मूव टू मोर पर्सनल इशू। एकदम से डायरेक्ट पर्सनल इशू का नहीं कर देंगे हम, जैसे जेंडर आइडेंटिटी वाला पर्सन है, डायरेक्ट आप उसको कह दो कि आपको ऐसा करना अच्छा नहीं है, या फिर लड़की बन के घूमते हो अकेले में लड़की बनना, ये सारी चीज़ें नहीं। सबसे पहले हम उसको लेस सेंसिटिव टॉपिक, जैसे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ें, इस तरीके से शुरू करेंगे। फिर उसका जो सबसे बड़ा पर्सनल इशू है, यानी कि उसको एक लड़के की बॉडी में होकर लड़की वाला फील आ रहा है, उस चीज़ पे हम बात करेंगे। सो लेस सेंसिटिव से पर्सनल इशू पे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड प्राइवेसी प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम अदर्स। प्राइवेसी देना उन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लाइक एग्जीबिशन या फिर जो पैराफिलिया वाले पेशेंट्स हैं, ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट भी करना है। दूसरे लोगों से प्रोटेक्ट कैसे, कि इस टाइप के डिसऑर्डर वाले लोग मेंटली बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं सोसाइटी के बीच में, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे डिसऑर्डर्स को लेके अवेयरनेस नहीं है। उसको लोग एक क्राइम समझ के पता नहीं कितना आइसोलेट कर देते हैं, और वो पर्सन और ज़्यादा मानसिक तौर पर बीमार होता चला जाता है। सो इस टाइप के कोई भी लोग हैं तो सबसे पहले उनकी फैमिली को अगर बता सकते हैं तो ये बताओ कि ये एक मानसिक बीमारी होती है, इनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। तो एज ए नर्स अगर कहीं भी हमको ऐसा केस अपने सोसाइटी में दिखता है तो ये तो एडवाइस हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो लोग अवेयर कम होते हैं कि मेंटल बीमारियां किस किस तरीके की होती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेट लिमिट्स ऑन सेक्सुअल एक्टिंग आउट बिहेवियरिंग। अब ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन, जैसे मान लो एक एग्जीबिशन वाला पर्सन आ गया, पीडोफीलिया वाला आ गया, एडमिट है, तो उसका तो बिहेवियर वैसा ही रहेगा, है ना, क्योंकि वो एबनॉर्मल है, मानसिक तौर पर बीमार है। तो ऐसा नहीं है कि उसको करते रहने देना है उस तरीके के, उसको हम उसकी लिमिट सेट करेंगे कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं इतना, ठीक है। तो लिमिट सेट कर देंगे उसका जो भी बिहेवियर है उस पर। नेक्स्ट है अवॉइड पनिशमेंट ड्यूरिंग अनयूजुअल एक्ट। अगर कोई भी पर्सन अनयूजुअल एक्ट कर रहा है और मान लो एज ए नर्स आप उसको केयर दे रहे हैं, तो उसको पनिशमेंट करना अलाउ नहीं है, ठीक है। उसको हम थेरेपी के थ्रू उसका, या फिर कॉग्निटिव थेरेपी है आपकी, बिहेवियरल थेरेपी है, उसमें कितने सारे स्टेप हमने पढ़ा दिए हैं, पूरा कॉग्निटिव थेरेपी भी पढ़ा दी है हमने, और आपकी बिहेवियरल थेरेपी भी पढ़ा दी है। तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, किस किस टाइप के पेशेंट को देते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, उस पूरे के टेक्निक्स क्या होती हैं, अगर फोबिया वाला पेशेंट है तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। तो वो सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, सो आराम से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक सेक्सुअल डिसऑर्डर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एकेडमिक्स वाले बच्चों के लिए और जो कंपटीशन पढ़ रहे हैं उनके भी लिए। सो थैंक यू सो मच। और आपको मेरी क्लासेस बहुत अच्छी लगती हैं तो जो भी बच्चों तक मेरी वीडियोस पहुंच रही हैं वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास के बच्चों को शेयर करें, जिससे मैं और ज़्यादा वीडियो बनाते रहें। तो ये साइकेट्रिक ख़त्म होने के बाद हम OBG स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो OBG पढ़ाएंगे, उसके बाद हम सारे सब्जेक्ट ही पढ़ाने वाले हैं धीरे धीरे, आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी पढ़ाएंगे कुछ सब्जेक्ट जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें।